नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज आप लोगों के साथ इसलिए रूबरू हुआ हूं क्योंकि कल जब से एएफओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद स्टूडेंट्स के काफ़ी मैसेजेस हैं, 3 या 4 बातों को लेकर। आज इस वीडियो को 10 से 15 मिनट मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं और इस वीडियो को अच्छे से देखना क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। अगर तुम एएफओ का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे थे या 2-3 बार दे चुके हो या फिर आगे भी अगर कभी एग्ज़ाम देने वाले हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये हर स्टूडेंट के साथ आती है। इस वीडियो को अंत तक देखना, मैं आपको बहुत सारी बातें जो है आज सेशन में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले, जैसे ही कल का एग्ज़ाम एएफओ का बच्चों ने दिया तो बच्चों के माइंड में एक चीज़ डाउट आना स्टार्ट हो गया क्योंकि अब कट ऑफ को लेकर क्या है, हर कोई पर्सन का अपना एक प्रिडिक्शन होता है और प्रिडिक्शन जो होता है वो स्टूडेंट्स के फीडबैक के बिहाफ पर होता है, या यूं कह सकते हो हर एक स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहा होता है, अब उसने 2 साल जो मेहनत की है या 1 साल मेहनत की है, 3 महीने मेहनत की है, 6 महीने मेहनत की है, उसका कोई भी एक ऐसा पार्ट स्ट्रोंग हो सकता है और किसी दूसरे का वो पार्ट वीक हो सकता है, या यूं कह सकते हो किसी का कोई पार्ट अगर वीक है तो दूसरे का वो स्ट्रोंग भी हो सकता है। और उस केस में स्टूडेंट्स का अलग अलग नजरिया होता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, एग्जाम को लेकर, कि एग्जाम टफ था, एग्जाम मॉडरेट था या एग्जाम आपका इजी था। अब एग्जाम को इजी, मॉडरेट या आप लोग जो है उसको छोड़ दीजिए। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हमारी जो कट ऑफ होती है वो हम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या हम लोग एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए यार, कोई भी जो एग्जाम होता है ना, उस एग्जाम का, हर एक एग्जाम का अपना अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है, हर एग्जाम को लेकर अपना एक अलग, ये कह सकते हो कि उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने सेलेक्ट होने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ सीट वहां पर है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैटर करती है। और जब भी आपका यानी कि स्टूडेंट आप लोग प्रिपेयर करते हो तो आपके माइंड में हर जगह पे जहां भी आप लोग प्रिपेयर करते हो या अपने घर में भी इवन दो जब आप लोग होते हो तो हमारे माइंड में एक ही सेटअप तैयार किया जाता है कि तुम्हें एग्जाम को क्लियर करना है, एग्जाम को क्रैक करना है। इसके अलावा तुम्हारे माइंड में एक दूसरा डाउट या दूसरा कोई क्वेश्चन भी नहीं आने दिया जाता जो कि स्टूडेंट के मन में लगातार आता है कि अगर मैं एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया तो क्या होगा। और खासकर ये डाउट जो है वो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है या हम लोग एग्जाम को अटेम्प्ट करने के बाद बाहर आ जाते हैं, तब ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अब अगर हमारा एग्जाम क्रैक ना हुआ तो। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपके ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अगर आप 40-45 प्लस में जा रहे हो तो आपका चांस काफी हद तक ज्यादा है। ठीक है, इस बार एएफओ की बात कर रहा हूं मैं। और अगर हम बात करें यहां पर आप सेक्शनल में 10 प्लस अगर नंबर ले रहे हो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तो भी आपके चांसेस काफी हद तक ज्यादा हैं। अब ये एक प्रिडिक्शन है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है ज्यादा हो जाए, क्योंकि एक अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इतना है तो कंफर्म है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि एग्जाम का लेवल जो भी था अब आपको छोड़ना पड़ेगा। आप उस एग्जाम के लेवल को ना तो पकड़ के बैठ सकते हो, ना ही उस एग्जाम के साथ आप लोग जो है कंप्लीटली दोबारा बैठ सकते हो, ना ही वो एग्जाम आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। अब तो आपको इस एग्जाम को देने के लिए तो 1 साल का इंतजार करना ही पड़ेगा अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हो, अगर आपका डाउट कहीं ना कहीं रह गया है तो। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सच्चाई को कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता, और अगर कोई सच्चाई को बता भी दे तो उस केस में हमारे लिए उसको पचाना, डाइजेस्ट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपके माइंड में सबसे पहली बात तो ये आनी चाहिए कि आपने जो भी किया, आपका एग्जाम अगर वो डिफिकल्ट था, सही था, गलत था, टफ था, इजी था, वो सारे डाउट आप लोग निकाल दीजिए। आपको बस अपने बारे में यह पता है कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट सही से कितने किए थे, आपके कितने नंबर आ रहे हैं लगभग, आपको अपने आप पर कितना कॉन्फिडेंस है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो बिना सोचे समझे आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसके अंदर यह सोचते रहोगे कि मेंस मेरा होगा कि नहीं होगा,
अगर आपको काफी हद तक आप बाउंड्री पर भी हो तो भी मैं आपको बोलूंगा कि आप मेंस की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है एग्रीकल्चर को पूरा पढ़ने में। और एग्रीकल्चर एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बार बार इसमें भी बच्चे रह जाते हैं। और क्यों रह जाते हैं? क्योंकि इसलिए रह जाते हैं क्योंकि इसकी तैयारी वो लोग जब स्टार्ट करते हैं, जब आपका मेंस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, तब सोचते हैं कि हाँ अब 10 दिन में मैं कैसे तैयार कर सकता हूं। फिर हम लोग रिलाई करते हैं वो आपके 1 नाइट नोट्स या 2 डे नोट्स या 3 डे नोट्स या 5 डेज नोट्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी हम लोग इन भ्रामक चीजों के अंदर आ जाते हैं। कारण क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जल्दी से उस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग भी जानते हो कि जल्दी जितना बोला जाता है उतना तो मैगी भी जल्दी नहीं बनती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पर आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अभी आपके पास 1 से 1.5 महीना है। आप लोग अपनी सेल्फ रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए जितना कर सकते हो, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखिए कि आप लोग कहां पर लैग करते हो। अपने आप को एनालाइज करिए, अपने आप को आइडेंटिफाई करिए। यह है उन बच्चों के लिए जो लोग या तो अपने आप को बॉर्डर पे मानते हैं या फिर बिल्कुल क्लियर मानते हैं, या वो आगे टेंशन नहीं लेना चाहते कि एग्जाम कैसा गया या कैसा नहीं गया, मुझे अपने आप को मेंस के लिए तैयार करना है। तो ये आप लोगों के लिए है। लेकिन अब उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल उनको पता है, क्लियर कट पता है कि भाई मेरा एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने तो अटेम्प्ट ही नहीं किए अपने अकॉर्डिंग, या फिर मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी। तो फिर आप लोगों के लिए अब देखो, यहां पर इस साल आपके सामने सबसे एक अच्छा एग्जाम अभी जो रिसेंट होने वाला है वो आपका एनएससी का है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का एग्जाम है। दूसरा हो सकता है कि अभी आपका एफसीआई का एग्जाम जल्द ही आ जाए, तो वो भी आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है। इसी के प्रकार अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है कि इफको या क्रिप्को के अंदर भी जो आपकी अप्रोक्सीमेटली अल्टरनेटिव ईयर्स के ऊपर जो पोस्ट आती हैं उनमें भी चांसेस बन सकता है। लेकिन मैं उनके लिए नहीं बोलूंगा, केवल आपके सामने अभी 2 ऑप्शंस हैं जो अभी आने वाले एग्जाम में हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट, खासकर अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एओ या डब्ल्यूओ का एग्जाम आपका आ चुका है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो आपका आने वाले टाइम के अंदर हरियाणा के अंदर एडीओ के एग्जाम की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। अगर आप लोग यहां पर ओडिशा से हो तो ओडिशा के अंदर भी आपका एओ का एग्जाम आने वाला है। तो इसी प्रकार से आपके अलग अलग स्टेट में भी अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं और वो आपको इस साल हो सकता है कि मिल जाए। तो अगर आप टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना ही है और आप लोग कंपटीशन एग्जाम में ही जाना चाहते हो, आप लोग गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करना चाहते हो, तो ये आपके सामने परफेक्ट ऑप्शन है कि आप इन एग्जाम के लिए भी अपने आप को अभी तैयार कर सकते हो बिना टेंशन लिए कि क्या होने वाला है। क्योंकि बाद में आपके पास समय नहीं बचेगा, टाइम नहीं बचेगा अगर अभी आपने टाइम को वेस्ट कर दिया। क्योंकि देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है आपका और कुछ नहीं है। और इस बात में बिल्कुल अपनी सच्चाई को स्वीकार करना सीखो कि मेरी तैयारी नहीं थी, प्रीलिम्स नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मुझे एनएससी या एफसीआई को निकालना है और किसी भी हालत में निकालना है। और उसके लिए मैं 1 महीने 2 महीने जो भी आपका टाइम है, आई थिंक सो 1 से 1.5 महीने का टाइम है, तो अगर आपके पास 1-1.5 महीने का टाइम है तो आप यूटिलाइज क्यों नहीं करते हो अभी बिना? क्योंकि इन टाइम के अंदर मान के चलो, अभी क्या है, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। अब कम से कम 10 दिन तक यही रिजल्ट चलेगा, यही आपका एक डिस्कशन चलेगा, रिजल्ट कब आएगा, अच्छा रिजल्ट कब आ रहा है सर, ये डाउट क्या हो सकता है सर मेरा होगा कि नहीं होगा। भाई एक बात बताऊं, सिंपल सी बात है, ठीक है, आप हम लोगों को, हम टीचर्स को बिल्कुल आप जनरली रिस्पेक्ट करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने एक छोटे से डाउट के लिए अपना इतना टाइम वेस्ट करते हो जिसके लिए आपको आगे आने वाले जो आंसर्स हैं वो केवल यही मिलने वाले हैं कि आपका या तो हो जाएगा, आपका शायद ना हो, आपका हो ना हो, आपको तैयारी करनी चाहिए, यही आंसर्स है। इसके अलावा कोई थर्ड आंसर, फोर्थ आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्यूरेसी ना तो मैं आपको दे सकता हूं, आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए ये मुझे नहीं पता है, आपके क्वेश्चन जो है वो कितने अटेम्प्ट किए हुए मुझे नहीं पता है, आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला मुझे नहीं पता है। तो फिर मैं कैसे आपके बारे में आइडेंटिफाई करके आपको एक दिलासा दे सकता हूं? हां बिल्कुल, आपके माइंड में एक दिलासा दे सकता हूं कि हां जी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5-7 दिन के बाद तो रिजल्ट आने वाला है ना, फिर क्या करोगे? और रिजल्ट अगर जिस दिन भी आएगा तो वो किसी से पूछकर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि कोचिंग्स वालों से पहले परमिशन ली जाती है कि रिजल्ट हम लोग भेजेंगे ना भेजें, वो अपने आप आपके रिजल्ट आ जाते हैं। और ये आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जब रिजल्ट आपका आ जाएगा तब आपके सामने दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो फिर क्यों टेंशन लेनी है? और अभी आपके पास जब अपॉर्चुनिटी आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं होने वाला, तो फिर क्या टेंशन है? क्यों बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हो? अभी से आपके पास ऑप्शंस है, इनको चूज करो।
लेकिन ये दिक्कत है, अभी अगर ये बात मैंने बोल दी तो अब काफी लोगों को ये कड़वी भी लगेगी, काफी लोग नीचे ज्ञान देने भी आ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बातें हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या बोल रहे हो, क्योंकि आई डोंट केयर अबाउट दोज ऑल थिंग्स, दोज ऑल पीपल्स हु आर सेइंग दैट कि हाँ इनको कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। अरे भाई आप एक बात को बताओ, सच्चाई को स्वीकार किस दिन करोगे? मैं आपको बिना मतलब की मोटिवेशन से अगर देता रहूं यहां पर कि कोई दिक्कत नहीं है, ये वो, मुझे नहीं आता है वो चीज। मुझे आती है कि जब तक आप लोग, क्योंकि मुझे एक चीज सिखाई गई है, मुझे मेरे टीचर्स ने यह सिखाया था कि आप अगर एक टीचर बनते हो तो उस केस में आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है कि आप बच्चे को सोचना सिखाएं। ये मत सिखाएं कि क्या सोचना है, बल्कि उनको यह सिखाएं कि आप सोच कैसे सकते हैं। तो आपकी खुद की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, आपकी खुद की थिंकिंग पॉजिटिव पावर होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। डिसीजन आपके खुद के होने चाहिए। वो आपने बात सुनी होगी कि सुनो सबकी करो मन की, वही वाली बात है। आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, आपका माइंड क्या चाहता है, भेड़चाल और जो आपका एक प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो बना हुआ है इस मार्केट के अंदर, जो मार्केटिंग का, उसके पीछे अगर आप लोग भागते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, आप अपने समय और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, और बाद में 1 साल के बाद आपको याद आता है कि आपने कुछ ना कुछ खोया, और बाद में आप किसी को ब्लेम करते हो जिसके लिए खुद जिम्मेदार होते हो आप लोग। इसमें किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, और हम अपने ऊपर कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना ही नहीं चाहते हैं। हम केवल चाहते हैं कि दूसरा पर्सन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले ले, ठीक है वही वाला था हमारे साथ में है। अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हमने पूरे दिन भर के अंदर रील देखी और बाद में शाम को हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं या 10 दिन के बाद एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर हम लोग बोलते हैं कि किस्मत में नहीं था। क्यों नहीं था? अगर आप हार्डवर्क कर रहे थे, डेडिकेटली मेहनत कर रहे थे, और एक प्रॉपर आपका पर्टिकुलर सोर्स के ऊपर लगातार आप लोग कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे थे, एक ही रिसोर्स को मानकर आप लोग 100% वर्क कर रहे थे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, आज इस जगह पर है, दूसरी जगह पर है, तीसरी जगह पर है, ऐसे करके उनको लगता है कि शायद कोचिंग्स बदल लेने से हमारा सिलेक्शन हो जाता है। मैं ये बोलता हूं कि किसी भी कोचिंग में, किसी भी आप इंस्टीट्यूशन में, कहीं भी आप लोग हो, इवन दो घर पे भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को कंसिस्टेंटली एक कंटेंट पर बिलीव करके अपने आप को तैयारी में लगाना पड़ेगा, लगातार कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपका डिसिप्लिन ही होता है जो आपको सिलेक्शन या फिर आपको उस मंजिल या उस शिखर पर लेकर जाता है जिसके लिए आपने चूज किया था, जिस मंजिल को आपने चूज किया था। आप अगर ये सोचते हो कि हम में से कोई पर्सन आपको वहां पर ले जाएगा, तो ये गलत बात है। हम आपको केवल राह दिखा सकते हैं, हम में से कोई भी एक ऐसा पर्सन जो आपको ठीक है, ठीक लगता है, अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप हमारे कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन या फिर एक साथ के ही स्टूडेंट्स हैं, कोई बड़ी कहानी नहीं है। लेकिन यह सच्चाई आपको हजम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको चाहिए बहुत बड़ी मोटिवेशन कि बस ठीक है, एक ही दिन के अंदर आप छलांग मारकर पता नहीं क्या कर लोगे। लेकिन यह ऐसा नहीं होता है। ऐसा केवल और केवल फिल्मों में होता है या फिर आपकी रील्स में होता है, इसके अलावा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेहनत का एक ही आपका शॉर्टकट है, वो लगातार कंसिस्टेंटली एक डिसिप्लिन के साथ आपका काम करना। वो नहीं करना चाहते हम लोग। क्यों? क्योंकि हमें बस केवल और केवल शॉर्टकट लेने हैं और हमें एकदम से अमीर बनना है। अंबानी के साथ में जो अंटालिया है वो दूसरा अंटालिया हमें ही खड़ा करना है। तो ये आपको फिर बताना चाहता हूं कि लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत करो। और दूसरा, इन चीजों में मत आओ कि कोई क्या बोल रहा है। आप लोगों का इंट्यूशन क्या है ये भी तो सोचो ना। आपकी थिंकिंग क्या है ये भी तो सोचो ना। आपने ग्रेजुएशन क्यों किया? आप यहां तक अभी तक क्यों आए? आपके घर वालों ने आपके ऊपर कैसा क्यों वेस्ट किया? आपको पढ़ाया लिखाया। अब आपको अगर इतना काबिल नहीं बन सकते हो आप लोग कि अपनी थिंकिंग और अपनी इंस्टीट्यूशंस को आप स्वीकार नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है यहां पर। और यही इंपॉर्टेंट होता है। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस यही है कि आप लोग सोचना स्टार्ट करो, आप लोग जो है थिंक करना स्टार्ट करो कि क्या गलत है और क्या सही है। और उसके बाद लगातार अगर आपको लगता है कि मेरा गोल है, मेरा कोई अचीव है, मेरे को टारगेट है, तो उस पर कंसिस्टेंटली लगातार काम करो, आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी करने और ना करने के लिए आपके पास केवल एक बचा है कि आपके सामने 2 रास्ते हैं। उन रास्तों में से एक चीज आपको चूज करनी है। या तो आपको लगातार मेहनत करनी है, नहीं तो आज से 1 साल के बाद आप फिर वही दोराहे पे खड़े होगे और फिर उसके सामने कोई और तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे करते 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 आपके कई साल निकल जाएंगे, फिर आपको याद आएगा कि आपकी उम्र बीत रही है और उस समय आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप प्राइवेट सेक्टर की कोई जॉब पकड़ लो। तो इससे अच्छा कि वो आज ही पकड़ लो। उस टाइम तक तो पहुंचते पहुंचते आपकी सैलरी भी काफी तक बढ़ जाएगी। तो ये एक आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, इस सच्चाई के साथ आपको चलना ही पड़ेगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। और हां, आप मेंस की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो तो मेंस की तैयारी के लिए हम लोग लगातार कंसिस्टेंटली यूट्यूब पे भी आपको गाइड करेंगे। इसी के साथ हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको प्रमोशन नहीं, जस्ट केवल बता रहा हूं कि अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।
है ना, जहां भी आपको सूटेबल लगता है वहां पर आपको जाना चाहिए, लेकिन मेहनत करो, मेहनत के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं। और हां, आप में से अगर कोई बीएससी अभी क्लियर किया है तो आप एमएससी के लिए भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। आगे आपका सीयूटी पीजी और जेआरएफ का एग्जाम भी आने वाला है, तो आप उन एग्जाम के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। जैसे अगर आप सीयूटी पीजी की तैयारी करते हो तो ओवरऑल एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता है, यही एग्रीकल्चर आपका एनएससी में आता है, यही एग्रीकल्चर आपका एफसीआई में आता है, यही एग्रीकल्चर आपका एएफओ में आता है, यही एग्रीकल्चर आपका नाबार्ड में आता है। लेकिन हम लोगों के माइंड में पता नहीं कैसा एक भ्रामक डर पैदा हुआ है कि हम लोग अलग अलग एग्जाम की सोचते हैं कि अलग अलग तैयारी होती है। भाई उनके अंदर अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर सेम होगी। हो सकता है कि एग्रीकल्चर का कोई सब्जेक्ट किसी एग्जाम में नहीं आता होगा, कोई सब्जेक्ट आपका जो है किसी एग्जाम में ज्यादा आता होगा, लेकिन अगर आप लोग सीयूटी पीजी ईएफओ नाबार्ड की तैयारी करते हो तो इसमें आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर को पढ़ना पड़ता है, कि जिसके बाद आपको ना तो एनएससी ना एफसीआई के लिए अलग से किसी प्रकार का एग्रीकल्चर कंटेंट को पढ़ने की जरूरत होगी या फिर आपको आवश्यकता होगी। बस केवल आपको यहां पर यह आइडेंटिफाई करना है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस किस प्रकार से आपके आते हैं और आप लोग कैसे उनकी तैयारी कर सकते हो। अगर आपके माइंड में ये अंडरस्टैंडिंग है तो आपको इस एग्जाम को या इन एग्जाम्स को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग कंसिस्टेंटली काम नहीं करना चाहते, डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करना चाहते, जो कि एक सच्चाई है। और ये सभी की बात नहीं है, कुछ एक बच्चों की बात है, लेकिन जो कुछ बच्चे पास हो रहे हैं उनको ये बात पता है और उन्होंने इस मेहनत को उन्होंने कंसिस्टेंटली काम किया है उसके ऊपर, चाहे वो 6 घंटे 4 घंटे भी पढ़ते होंगे। हो सकता है कि आपको दिन भर वो घूमते दिख जाएंगे, लेकिन रात में वो अकेले बैठकर पढ़ रहे होते हैं, और ये सच्चाई भी है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। माफी चाहता हूं, कुछ कड़वी बातें भी बोलनी पड़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोग इस टाइम पर भी नहीं सुधरते हो तो फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो समय रहते अगर किसी प्रकार की कोई समझ आपके अंदर आ जाती है तो वो चीज आपके लिए बहुत अच्छा होता है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर किसी को बुरा लगा तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। थैंक यू सो मच। आप लोग मेहनत करते रहें, बढ़ते रहें, और भगवान करे कि आप किसी अच्छे मुकाम को हासिल करें, जो आपका गोल है आप उसको अचीव करें। आपको हमारे पूरे एग्रीमेंटेड परिवार की तरफ से बेस्ट विशेस लाइफ के लिए, लेकिन मेहनत करते रहें, तभी आपका पॉसिबल हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में आप लोग अच्छे से मूव कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।